यस मैम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नो मैम, कुछ दिख नहीं रहा। टैक्स, टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स एक चार्ज है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर या किसी प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर या कॉरपोरेट्स के ऊपर। ठीक है। टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट के पास, हेलो, जी मैम। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। यस क्लियर मैम। आ रही है। ओके। तो टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट के पास एक फंड बन सके जिससे वो पब्लिक एक्सपेंसेस कर सके। पब्लिक एक्सपेंसेस मतलब कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंसेस कर सकें, रोड बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, रेलवे ट्रैक बनवाना, सब कुछ मेंटेन करके रखना। इसलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है सो दैट वो हमारे ही ऊपर, हमारे ही डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्चे कर सके। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स, जो गवर्नमेंट हमारे इनकम पे, जो इनकम हम कमा रहे हैं उस पे जो टैक्स लगाती है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जैसे कि जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। यस मैम। यस मैम। अभी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स शुरू कर रहे हैं। जब मैंने जीएसटी के बारे में आप लोगों से पूछा था तो किसी ने कहा था पहले वैट भी था। तो पहले हम Yes, लोग ma'am. ये सीख लेते हैं कि जीएसटी लाना जरूरी क्यों था, क्यों लाया गया इसे। हमारे जो पहली एग्जिस्टिंग जीएसटी नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो था उसमें क्या ऐसी दिक्कत थी कि हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, हमें मतलब गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले हमारे यहाँ कंट्री में थे वो 4 तरह के थे। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना सबको? यस मैम। पहला कस्टम ड्यूटी, मैम बहुत छोटा दिख रहा है। मैम वीडियो पुश होकर चल रहा है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? यस मैम, दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरली पुश होकर वीडियो चल रहा है। दिख रही है बहुत। मैम जूम हो रहा है। अच्छा। पहला है कस्टम ड्यूटी, सेकंड एक्साइज ड्यूटी, थर्ड है सेल्स टैक्स एंड फोर्थ है सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे चार्ज किया जाता है। जब कभी भी हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं।
ठीक। एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का तो उस पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज करवाती थी गवर्नमेंट। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सेल्स Yes, ma'am. टैक्स चार्ज होता था मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। अगर हमने गुड्स के सेल परचेज किए फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के बाद, ड्यूटी लगी 12.5% की, जो कि हुई 1250 रुपीज। फिर उसने फर्दर विद इन द स्टेट सेल किया, उस पे लगा 5% का सेल्स टैक्स, जो कि होता है 563 रुपीज। फिर उसने ये कंप्रेसर एलजी लिमिटेड को सेल करा। एलजी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है फ्रिज का, तो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आई 11,813। फर्दर एलजी लिमिटेड ने एडिशनल कॉस्ट करा 24,000 का। फिर प्रॉफिट अपना ऐड करा 17,000, टोटल आया 52,813। अब चूंकि एलजी लिमिटेड भी मैन्युफैक्चरर है तो उस पे भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी 12.5% की, 6602। फिर इस टोटल अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगा 5% का। तो ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज। इतने में फ्रिज वो फर्दर एलजी लिमिटेड किसी और को बेचेगा। अब पॉइंट यहाँ ये आता है कि 563 जो अमाउंट है टैक्स का, इसमें हमने 5% टैक्स चार्ज किया इस अमाउंट पे भी, जो खुद एक टैक्स था। फिर हमने फर्दर 11,833 जब यहाँ पर कॉस्ट ली तो इसमें हमारे 1250 रुपीज भी इंक्लूडेड थे और 563 भी इंक्लूडेड थे, जो कि टैक्स अमाउंट है। टैक्स पे हमने फिर से 12.5% की एक्साइज ड्यूटी लगाई इन दोनों टैक्स पे। फिर इन तीनों को प्लस करके जो टोटल अमाउंट आया उस पे हमने फिर से 5% का टैक्स लगाया, सेल्स टैक्स। इसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, जिसे कहा जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब गवर्नमेंट हमसे टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर रही थी। इतना क्लियर है अभी तक? Yes, ma'am. ये हमारा चल था बिफोर 1986। आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1986 ये हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था। टैक्सेस ऐसे चार्ज किए जाते थे, ठीक है? क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes. Yes, ma'am. ओके मैम, क्लियर है। अब सेकेंड फेज आता है 1986 से लेकर 2017 तक। अब गवर्नमेंट को लगा कि हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वैट का, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना ये था कि आप जो सेल पे टैक्स हमें देंगे, अगर उसमें से आपने परचेज पे पहले कोई टैक्स दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल सेल पे हमें टैक्स पे करना है 5,000 का, और परचेज करते समय हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं 2,000 रुपीज, तो हमें सिर्फ 3,000 रुपीज जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, सिर्फ इतना टैक्स पे करेंगे। ये था वैल्यू एडेड सिस्टम। हमने जितना फर्दर गुड्स में वैल्यू ऐड किया, हम सिर्फ उतने अमाउंट पे टैक्स देंगे। एक एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुभ है, उसने सेल किया गुड्स दीप को।
for rupees 50,000 एंड दीप ने फर्दर इसे सेल किया सुमित को फॉर रुपीज 75,000। अब शुभ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सेलिंग प्राइस है उसकी 50,000 रुपीज प्लस उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, नहीं सॉरी, प्लस अब उसने इंटर स्टेट सेल किया है, एक ही स्टेट में सेल किया है, तो इस पे सेल्स टैक्स लगेगा 5% का 2500, टोटल हुआ 52,500 रुपीज। इतने का उसने जो सामान है वो दीप को बेचा। अब दीप के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसने परचेज किया उसने परचेज किया 50,000 का प्लस उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 25,000 रुपीज और 75,000 का इसे सेल कर दिया। इसे विद इन द स्टेट सेल किया गया है तो सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे 5%, जो होता है 3,750 रुपीज, 78,750 टोटल। मतलब दीप जब सुमित को सेल करेगा तो वो इस अमाउंट पे सेल करेगा। अब इसमें वैल्यू एडेड टैक्स कैसे आया? आउटपुट का मतलब जो सेल पे हम जो टैक्स देंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स का मतलब परचेज करते समय जो हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। शुभ के पर्सपेक्टिव से उसने 2,500 उसे टैक्स पे करना है। इनपुट उसके पास कुछ भी नहीं है तो 2,500 उसे टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा। यहीं अगर दीप का पर्सपेक्टिव हम देखें तो आउटपुट टैक्स उसे पे करना है 3,750 रुपीज का, पर जब उसने परचेज किया था ये गुड्स शुभ से तो उसने ऑलरेडी सेल्स टैक्स 2,500 का पे कर दिया है, तो इस 2,500 का रिडक्शन मिल जाएगा उसे, और उसे जो टैक्स पे करना होगा वो होगा 1,250 रुपीज। क्लियर है इतना पॉइंट? नो मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नो मैम, एक बार फिर से कर दीजिए। ठीक है, मैम हिंदी में भी समझा दीजिए। हिंदी में ही बता रहे। शुभ ने सेल किया गुड्स दीप को फॉर रुपीज 50,000 एंड दीप ने फर्दर सेल किया सुमित को फॉर 75,000। शुभ ने सेल किया है 50,000 का, विद इन द स्टेट किया है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर किया है, इस वजह से सेल्स टैक्स लगेगा 5% का, जो कि होता है 2,500 रुपीज। टोटल हुआ 52,500। अब जब उसने ये वापस से सेल किया है दीप को, तो दीप ने परचेज किया गुड्स 50,000 रुपीज का, अपना प्रॉफिट जोड़ा 25,000 रुपीज का, एंड उसकी सेलिंग प्राइस आई 75,000 रुपीज। वो भी एक ही स्टेट के अंदर बेच रहा है तो वो सेल्स टैक्स लगाएगा 5% का
और सेल्स टैक्स का अमाउंट आएगा 3750 रुपीज और टोटल आ गया 7800 अब इसमें वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? आउटपुट टैक्स का मतलब है जो टैक्स हमें सेल्स पे, जब हम सेल कर रहे हैं कोई सामान, उस पे जो हमें टैक्स पे करना है उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। और इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो हमने जब सामान खरीदा तो हमने परचेज करते समय टैक्स जो दे दिया उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। क्लियर? अभी तक क्लियर है? रिवाइज कर दीजिए। सॉरी, क्या बोला आपने? आउटपुट और इनपुट को एक बार फिर से मैम रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल दीप का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। दीप ने सेल किया जब फर्दर सुमित को, तो उसको जो टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को वो है 3750 रुपीज। ये है आउटपुट टैक्स। जब आपने सामान किसी को बेचा तो उस पे जो आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ये है आउटपुट टैक्स। पर जब इसने ये रॉ मटेरियल शुभ से खरीदा था तो उसने जो टैक्स पे किया 2500 का, ये है इनपुट टैक्स। अब समझ में आया इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स? ओके मैम। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स में जो आपको टैक्स सेल्स पे करना है उसमें से आप जो टैक्स परचेज करते समय पे कर चुके हैं उतना लेस करके हमें पे कर दीजिए। तो शुभ ने कोई भी परचेज किया था पर उस पर कोई इनपुट टैक्स, उसने कोई टैक्स पे नहीं किया था, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स उसका 0 आ गया और उसे सेल्स पे टैक्स जो पे करना था ये है 2500 रुपीज। तो उसे टोटल जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को ये 2500 रुपीज का है। क्लियर? अब अगर यही दीप का केस देखें तो दीप ने सेल करते समय जो उसको टैक्स पे करना है ये है 3750 रुपीज, पर वो जो परचेज करते समय ऑलरेडी पे कर चुका है 2500 रुपीज शुभ को, उतना लेस कर देंगे और जो रिमेनिंग 1250 रुपीज है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। ये इसका टैक्स पेएबल है, इतना टैक्स उसे पे करना है। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम ये नहीं कर रहे थे, पहले हम पूरे अमाउंट पे डायरेक्ट टैक्सेस लगाते जा रहे थे। और अब हमने क्या किया, जितना टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया उतना कम करके हमने फर्दर टैक्स पे किया। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हमने पहले देखा था राम और एलजी लिमिटेड वाला, उसी से इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। राम ने मैन्युफैक्चर किया कंप्रेसर 10,000 का, फिर उसने मैन्युफैक्चरिंग करी थी इसलिए एक्साइज ड्यूटी लगी 12.5% की। फिर उसने फर्दर सेम स्टेट में सेल किया, मतलब एक ही स्टेट के अंदर बेचा, तो वहां पे लगेगा सेल्स टैक्स 5%। $11,813। अब एलजी लिमिटेड ने ये कंप्रेसर
खरीदा राम से, उसकी कॉस्ट आई 10,000 रुपीज। फिर उसने एडिशनल कॉस्ट करा 24,000 का, फिर अपना प्रॉफिट ऐड किया 17,000 रुपीज। टोटल इसकी वैल्यू आई 51,000 रुपीज। और चूंकि LG लिमिटेड भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फ्रिज का, इसलिए इन्हें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। मैम इसमें LG लिमिटेड का कॉस्ट 10,000 कैसे है? ये अभी मैं मतलब इतना पहले क्लियर टोटल कर लूं, फिर उसके बाद बता दे रही हूँ। एक्साइज ड्यूटी हुआ 12.5%, 6,375, 57,375 प्लस उसने सेम स्टेट में सेल किया तो सेल्स टैक्स लगेगा 5% का 2869। टोटल आया 60,244 रुपीज। मतलब अब LG लिमिटेड जब किस सामान फर्दर बेचेगी तो ये 60,244 का बेचेगी। पहली जब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था बिफोर 1986 का, तो उसमें हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज था 62,386, पर अब चूंकि वैट इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो हमारा सेलिंग प्राइस आया 60,000, 2,000 रुपए से कम हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 10,000 यहाँ पे क्यों है। ये 10,000 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि LG लिमिटेड जब अपना टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को तो उसे इस टैक्स का और इस टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा। तो LG लिमिटेड को टैक्स का रिडक्शन मिल गया, इसलिए उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 10,000 रुपीज ही आई। आउटपुट, इनपुट, ये है एक्साइज ड्यूटी और ये है सेल्स टैक्स। ये राम के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी राम ने दिया 1250 का, चूंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग करा है तो उसने अब इससे पहले कोई भी GST पे नहीं, टैक्स नहीं पे किया था, तो इनपुट टैक्स उसका नील है, 0 है। और सेल्स टैक्स उसने पे किया है 563 रुपीज का, इससे पहले परचेज करते समय नहीं किया था, तो इसका इनपुट टैक्स 0 है। तो इसे जो टैक्स पे करना होगा ये है 1250 का एक्साइज ड्यूटी, और सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा 563 रुपीज का। यही अगर हम लोग LG लिमिटेड के केस में देखें तो LG लिमिटेड को पे करना था एक्साइज ड्यूटी 6,375 की, और उसने जब परचेज किया तो वो ऑलरेडी 1250 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी पे कर चुका था, इसलिए उसे उतने का रिडक्शन मिल गया और उसे अब पे करना है 5,125। सेम सेल्स टैक्स में भी 2,869 उसे पे करना था, ऑलरेडी पे कर चुका है 563 रुपीज, तो 2,306 रुपीज उसे पे करना है। यहाँ तक क्लियर है? ये वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से हुआ। क्लियर है? यस मैम। अब ये तो हमने देखा सेल्स टैक्स, मतलब विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे होते विद इन द बिटवीन दी स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, तो हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा।
तो इसी सेम एग्जाम्पल में एक बार हम लोग सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला भी करके देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी 12.5%, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ मैं, 1250 प्लस सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा यहाँ पे 2% का, राम यूपी में है और एलजी लिमिटेड है हरियाणा में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, इस वजह से हमने सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज किया 2% का। एलजी लिमिटेड फर्दर वो सामान बेचेगी एक ही स्टेट के अंदर, इसकी कॉस्ट आई 10,225। ये क्यों आया है ये भी हम बता देंगे। 10,225 प्लस एडिशनल कॉस्ट 24,000 प्लस प्रॉफिट 17,000, टोटल हुआ 51,225। मैन्युफैक्चरिंग किया और सेल किया, इसलिए एक्साइज ड्यूटी लगी 12.5% की 6,403। अब चूंकि एलजी लिमिटेड फर्दर इसको बेचेगी हरियाणा के अंदर ही, इसलिए हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं 5% का। अब वैट देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी राम एलजी लिमिटेड, आउटपुट इनपुट, सेल्स टैक्स आउटपुट, इनपुट। अब राम ने ये सेल किया और एक्साइज ड्यूटी दी 1250 रुपीज की, पर उसने परचेज करते समय कोई टैक्स पे नहीं किया था, तो इसे कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा और इसे पे करना है 1250 रुपीज। पर सेम केस में देखें तो एलजी लिमिटेड को एक्साइज ड्यूटी पे करनी थी 6,403 रुपीज की, और उसने परचेज करते समय ऑलरेडी पे कर दी 1250 रुपीज की, तो उसे पे करना है 5,153 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके। अब सेल्स टैक्स के केस में देखें और राम के केस में देखें तो सेल्स टैक्स राम को पे करना था 225 का, और इसने चूंकि परचेज करते समय कोई भी टैक्स पे नहीं किया, तो इसे टोटल पे करना है 225 रुपीज। अब एलजी लिमिटेड को पे करना था 2,881 रुपीज, और इसने
इनपुट टैक्स में पे किया है सेंट्रल सेल्स टैक्स, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा कि हम सेंट्रल सेल्स टैक्स का रिडक्शन सेल्स टैक्स से नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप आउटपुट इनपुट, अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, अगर हमें सेल करते समय एक्साइज ड्यूटी देना है और हमने परचेज करते समय भी एक्साइज ड्यूटी पे किया है, तो हमें यहाँ पर रिडक्शन मिलेगा। फिर हमने अगर सेल्स टैक्स पे किया परचेज करते समय और हमें सेल्स किस टाइम भी सेल्स टैक्स पे करना था, तो हमें सेल्स टैक्स का भी रिडक्शन मिलेगा। सेम केस अगर हम सेंट्रल सेल्स टैक्स का देखें, सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर हमें सेल करते समय सेंट्रल सेल्स टैक्स देना है और परचेज करते समय भी हमने सेंट्रल सेल्स टैक्स पे किया है, तो हमें इसका भी रिडक्शन मिलेगा। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको रिडक्शन की हिंदी बता दीजिए। मतलब आउटपुट में से इनपुट माइनस करना अलाउड होगा, माइनस करने देगी सरकार, और बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होगा। क्लियर? अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको आउटपुट मतलब सेल करते समय आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना है और आपने परचेज करते समय सेल्स टैक्स पे किया है, तो हम इन दोनों को आपस में रिड्यूस नहीं करने देंगे। मतलब आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पूरा का पूरा, अगर सेंट्रल सेल्स टैक्स आपका पेबल है 2000 रुपये, तो आपको ये पूरा 2000 पे करना है। एलजी लिमिटेड के केस में सेल्स टैक्स पेबल है 2881 रुपीज 288 2000 छोड़ी, इतना अगर आपको पे करना है और परचेज के समय आपने 225 पे किया है, ये सेल्स टैक्स था और ये सेंट्रल सेल्स टैक्स है। सेल के टाइम अगर आपने सेल्स टैक्स पे करना है और परचेज के समय अगर आपने सेंट्रल सेल्स टैक्स पे किया हुआ है, तो इसमें से कुछ भी हम माइनस नहीं कर पाएंगे, पूरा अमाउंट आपको पे करना होगा। यहाँ पर बाकी तीनों केसेस में तो जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो तो खत्म हो गया था, पर इंटर स्टेट अगर हम सेल कर रहे हैं तो इस केस में कास्केडिंग इफेक्ट अभी भी मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स का आपस में सेट ऑफ मना कर दिया। ये समझ में आया? मैम एक बार और समझा दीजिए। मैम कैस्केडिंग क्या होता है? राम को पे करना था सेल्स पे एक्साइज ड्यूटी 1250 रुपए की, चूंकि उसने परचेज नहीं किया और उसे कोई टैक्स पे नहीं किया है उसने ऑलरेडी, तो उसे जो टैक्स पे करना होगा वो पूरा 1250 रुपए पे करना होगा। सेल्स टैक्स के केस में भी उसे पे करना था 225, परचेज करते समय उसने कुछ भी पे नहीं किया, तो 225 पे करना है उसे। एलजी लिमिटेड के केस में एक्साइज ड्यूटी उसे पेबल था 6403 रुपये और उसने परचेज करते समय 1250 रुपये पे कर दिया, तो इसका हमने रिडक्शन दे दिया। रिडक्शन मतलब इतना अमाउंट कम करके इनको पे करना है, और अब पे करना है एलजी लिमिटेड को 5153 रुपीज एक्साइज ड्यूटी के केस में। पर सेल्स टैक्स के केस में कोई भी रिडक्शन अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप सेल करते समय सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा है आपके ऊपर
और परचेज करते समय आपने सेल्स टैक्स का पेमेंट किया है, तो इन दोनों का सेट ऑफ मतलब सेल्स टैक्स को आप सेंट्रल सेल्स टैक्स में से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इस वजह से यहाँ पर 2881 में यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट अभी भी आ रहा था। समझ में आया इतना? अगर आपने एक्साइज ड्यूटी में पे करना है और पहले से परचेज करते समय एक्साइज ड्यूटी पे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट। सेल्स टैक्स में भी अगर दोनों सेम नेचर का है, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो रिडक्शन अलाउड है। बट अगर सेंट्रल सेल्स टैक्स है और सेल्स टैक्स है तो अलाउड नहीं है। समझ में आया? ओके मैम, गॉट इट। Yes, ma'am. Yes, sir. यस मैम, ये समझ एक आ कमी गई। अभी भी रह गई थी वैट में, इस वजह से जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। ठीक है? यस मैम। अब इसमें क्या फायदा हुआ? इसमें ये हुआ कि जीएसटी एक जीएसटी पहले बार हम बता दें 3 तरह की होती है। CGST, SGST एंड IGST। जब हम एक ही स्टेट के अंदर मतलब विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सेल के केस में हमारा CGST और SGST लगेगा। अगर हम एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं तो SGST और CGST लगेगा। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो IGST लगेगा। ठीक? 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पे GST नहीं लगता है, अभी तक नहीं लगा है। गवर्नमेंट चाहे तो आगे लगा सकती है। नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड। नेचुरल गैस सब जानते हैं। हाई स्पीड डीजल का मतलब है डीजल। मोटर स्पिरिट का मतलब है पेट्रोल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब वाइट पेट्रोल सुपर कार्स या सुपर बाइक्स या एरोप्लेन में यूज किए जाते हैं। एंड पेट्रोलियम क्रूड, जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं, ये बहुत थिक एंड डेंस ऑयल होता है। ठीक है? ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सरकार ने अभी तक जीएसटी नहीं लगाया है, आगे लगा सकती है। लगाया इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी प्लस सेल्स टैक्स मिला के जो टैक्स चार्ज करती है इन 5 प्रोडक्ट्स पे, वो है अप्रॉक्स 70 से 80%। सिर्फ टैक्स 70 से 80% लगता है। और जीएसटी में जो मैक्सिमम टैक्स रेट अलाउड है, इससे ऊपर
आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, वो है 40%। अगर इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग जाता है तो मैक्सिमम जीएसटी जो चार्ज कर सकती है गवर्नमेंट वो होगी 40%, और अभी 70 से 80% चार्ज करती है। इस वजह से, और जीएसटी इन पे लगाने के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, टैक्स कम मिलेगा। इस वजह से अभी तक इन प्रोडक्ट्स पे 70 से 80% ही चार्ज होता है, जीएसटी नहीं लगा है इन पे। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया सब समझ में आया है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? मैम 70%, 80%। 70% से 80% वाला मैंने ये बताया कि अभी इन पांचों प्रोडक्ट्स पे, जो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सरकार ने अभी जीएसटी नहीं लगाया है, इस पे गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स दोनों आ जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स मिला के 70 से 80% टैक्स चार्ज कर रही है इन 5 प्रोडक्ट्स पे। और अगर जीएसटी इन प्रोडक्ट्स पे लग जाता है तो जीएसटी में जो लॉ है उसके हिसाब से मैक्सिमम जो आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो सिर्फ 40% हो सकता है मैक्सिमम। इन केस अगर इन पे जीएसटी लगा देती है गवर्नमेंट, तो ये रेवेन्यू जो 70 से 80% है ये कम होके 40% हो जाएगा। सरकार का रेवेन्यू लॉस है इसमें, इसलिए अभी तक इस पे, इन पांचों प्रोडक्ट्स पे कोई जीएसटी नहीं लगी है। ठीक है, इतना मतलब क्लियर है? सरकार को उससे नुकसान है। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आज मैंने जितना बताया सब क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। कोई ओके, डाउट नहीं। आज यहाँ तक ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, फिर जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कितनी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, क्या टर्नओवर होना चाहिए, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, और मैम जीएसटी फाइलिंग वगैरह कब होगा? जीएसटी फाइलिंग हम 1-2 दिन में स्टार्ट, मतलब बता दूंगी मैं 1-2 दिन में। पहले रजिस्ट्रेशन का कर लेते हैं, लिमिट कितनी है, उसके बाद मैं आपको यहाँ मतलब एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके बताऊंगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो पोर्टल पे जाके कैसे करना है। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे फाइलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू। राधे कृष्ण। ओके मैम। yes,